हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। समझ में आया? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सीखते हैं कि एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता कहाँ से। थोड़ा सा हम बेसिक सीखते हैं। देखो, जैसे ये हमारा परमाणु है, अगर हम इसको मान लें, ये हमारा नाभिक होता है और ये इसकी कक्षाएं होती क्या होती हैं? ये इस नाभिक की कक्षाएं होती। समझ में आया? अब इन कक्षाओं में जो हमारी पहली कक्षा होती है उसको हम के कहते हैं, के एल, या फिर यहां से कहते हैं के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, के एल एम एन ओ, इसको हम पहली कक्षा कहते हैं, इसको हम दूसरी कक्षा कहते हैं, इसको हम तीसरी कक्षा, इसको चौथी और इसको पांचवी। बात समझ में आई? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं, शेल्स, या इन्हीं को हम उप ऊर्जा स्तर कहते हैं, या इन्हीं को हम कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष यानी ऑर्बिट। इन्हीं को हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट यानी कक्ष, या इन्हीं को हम ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल से कहते हैं। अब ध्यान से देखो, जो पहली कक्षा होती है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एक ही। देखो ध्यान से, परमाणु की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? सबसे बाहर शेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सबसे बाहर शेल होती है। फिर उसके बाद सब शेल होती हैं, सब शेल। और इसके बाद सब शेल के बाद ऑर्बिटल आते हैं। क्या आते हैं? ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटलों के अंदर क्या भरे होते हैं? इन ऑर्बिटलों के अंदर इस, यानी हम इसको वर्गाकार बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं। यानी यहाँ इन ऑर्बिटलों के अंदर क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भरे। यानी सबसे पहले शेल, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं ऑर्बिटल। समझ आया? अब देखो ध्यान से, इसी को हम अगर क्वांटम संख्याओं के अनुसार देखें तो ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या n होती है, ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या z होती है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या m होती है, और ये स्पिन क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या। समझ में आया प्रिंसिपल? ठीक है, एजीमुथल और मैग्नेटिक, उसके बाद स्पिन। कोई दिक्कत? आगे देखो, तो जो के सेल होता है उसमें केवल, जो के शेल होती है उसमें केवल एक सबशेल होता है, एस। जो हमारे सबशेल होते हैं वो चार होते हैं, एस, पी, डी, एफ, और भी होते हैं। अगर एफ के बाद देखें तो जी आएगा। क्या आएगा? जी आएगा। तो ऐसे सबशेल में दो, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है? रीजनिंग पढ़ी होगी अगर, तो देखो उसमें एक सीक्वेंस आता है। देखो 4 जोड़ दो 6 हो गया, फिर 4 जोड़ दो फिर 10 हो गया, फिर इसमें 4 ऐड कर दो, कितना हो गया? 14 हो गया। यानी 4 4 क्या हो रहा है? जुड़ता चला जा रहा है, फिर आगे 4 हो गया, फिर आगे 4 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, यानी के शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही सबशेल होता है, एस। दूसरी शेल में दो सबशेल होते हैं, एस और पी। तीसरी शेल में 3 होंगे, एस पी डी। चौथी में 4 होंगे, एस पी डी एफ। पांचवी में एस पी डी एफ जी होगा। लेकिन हमें आवश्यकता अभी यही एफ तक ही है। कहां तक? एफ तक ही है, 4 कक्षाओं तक ही। तो एस ऑर्बिटल को अगर देख ली तो एस ऑर्बिटल में एक कक्षा होती है। हालांकि एस ऑर्बिटल को हम देखो चौकोर बना रहे हैं, यानी वर्गाकार बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। एस ऑर्बिटल का जो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और इसका क्या होता है? एस पी का होता है डम्बलाकार, डी का होता है डबल डम्बलाकार, और जो एफ होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है? जटिल है। क्या है? बहुत ही जटिल है। अब देखो इधर, तो एस
में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, अभी बताया। इसमें 2 आएंगे, इसमें 6 आएंगे। sp_d, डी में कितने आएंगे? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितने हो गए? 10 हो गए। और इसी के बाद अगर हम एफ की बात कर लें तो एफ में होते हैं 7। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने होते हैं? 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो जाएंगे? 14। यानी एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14। समझ में आया? इसका थोड़ा सा देख लो। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो स्कूल वाला होता है हमारा प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज, क्या होता है? डिफ्यूज, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, क्या होता है? फंडामेंटल। एग्जाम में पूछ लेता है फुल फॉर्म इनके। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल। ठीक है, समझ में आया? तो जो इसका सीक्वेंस होता है, यानी पहली है कक्षा है तो फर्स्ट 1s आएगा, दूसरी कक्षा है तो 2s 2p आएगा, क्या आएगा? 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। समझ आया? नहीं आया? तो अब इनका जो सीक्वेंस निकल के आता है वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1s 2s, भाई 1s हो गया, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, और 3d 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, और 4f, यही आएगा। उसके बाद आ जाएगा 5s 5p 5d। तो ये सीक्वेंस से चलता है, क्या चलता है? ये सीक्वेंस से चलता है आप। लेकिन बात कर लेते हैं अब कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं ना, तो आहबाउ रूल्स क्या कहता है? आहबाउ रूल कहता है आहबाउ नियम, ध्यान से सुनो। आहबाउ नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते प्रवेश करते क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ये आहबाउ रूल कहता है। अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में बढ़ते हुए चले जाते हैं, यानी कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा। तो उन्होंने एक पैटर्न दिया, एक स्ट्रक्चर दी, एक फिगर दिया, और उस फिगर के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं, इस सीक्वेंस से प्रवेश नहीं करते। तो देखते हैं अब वो सीक्वेंस क्या दिया आहबाउ रूल ने। आहबाउ ने एक सीक्वेंस दिया था, वो सीक्वेंस अब देखते हैं। तो वो सीक्वेंस है, देखो पहली में 1s होगा, दूसरे में 2s और 2p होगा, 2s 2p, तीसरे में 3s 3p और 3d होगा, फिर 4s 4p और 4d 4f। फिर क्या होगा?
5s 5p 5d और 5f। फिर क्या होगा 6s 6p 6d और 6f। फिर 7s 7p 7d और 7f। पक्का यही होगा। अब चलो देखते हैं। तो इन्होंने एक पैटर्न दिया, वो पैटर्न क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रवेश करेंगे। तो पहले 1s में जाएगा, 1s से फिर 2s में जाएगा, 2s से फिर 2p में जाएगा और 2p से फिर 3s में होते हुए 3p, फिर 4s 3d, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया और इस तरीके से ये लहरा के नहीं इलेक्ट्रॉन चलता है, ये पोजीशन दिखाने के लिए है कि पहले कहाँ जाएगा। पता चले इलेक्ट्रॉन को देखो कि लहरा के जा रहा है, ये पोजीशन दिखाने के लिए ही दिखाया है कि पहले कहाँ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लहरा के नहीं चलता है। ये डायरेक्शन दिखा रही है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सबशेल में जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले किस में जाएगा 1s में, फिर 2s में, उसके बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, फिर 3d में, 3d के बाद 4s में, सॉरी 3p के बाद 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में, 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, 6s के बाद 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, 7s के बाद 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में और 6f 7d और 7f में चला जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में प्रवेश करते। अब कहेंगे भैया अभी तो आपने बताया था कि जी भी आता है, तो अभी जी की फॉर्म नहीं हुई, यानी अभी हमारा यहीं तक बना हुआ। कहाँ तक बना हुआ? अभी जी जो शेल है या जी जो सब शेल है वो अभी क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि वहां तक की अभी जरूरत ही नहीं। उतने हमें क्या नहीं हुए, उतने अभी आगे के तत्व तो मिले ही नहीं कि जी हम फॉर्म करें। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अभी हमारा काम यहीं तक चलेगा। तो ये एक सीक्वेंस होता है, तो इस सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे अगर हम इनका सीक्वेंस लिख दें, क्या लिख दें इनका, अगर हम सीक्वेंस लिख दें तो क्या होगा सीक्वेंस, इधर देख, इनका सीक्वेंस हो जाएगा 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3, ठीक है 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, इसके बाद 5s, इसके बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, फिर 6p, फिर 7s, ठीक है यहाँ लिख 6p 7s, फिर 5f 6d 7p और 6f 7d और 7। यानी इस फॉर्म में क्या करते हैं, इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं। अब बाउ ने यही कहा है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो आप या तो इसका रट्टा मार लो और या फिर ये सीक्वेंस याद कर लो। तो पेपर में भी क्या कर लेना, पेपर में जब बोर्ड एग्जाम में पेज के पीछे ये बना लेना, वो सीक्वेंस ना याद हो तो, क्योंकि वो सीक्वेंस कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है। इसमें क्या करेंगे, सीक्वेंस से बना लो और सारे। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कैल्शियम का,
क्या ले लें, कैल्शियम यानी 20। अब इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, पक्का यही आएगा। देखो 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12, ये हो गया 4s, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। कैल्शियम के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कैल्शियम के बाद अगर हम यही देख लें पोटेशियम का, तो पोटेशियम का 19 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, हो गए ना 19, 10 और 9 19 हो गए। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसी तरीके से इसमें दो अपवाद हैं, क्या है, दो अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर। उन दोनों अपवादों को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे, तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए। तो अब क्या है, ये समझ में आ गया। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लो यही पूछ लिया जाए कि जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताइए कि वो कहाँ है, कि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ। तो देखो पोटेशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन यही होगा कि नहीं होगा, पोटेशियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो यही होगा। तो ये हमारा n को बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कक्षा को बताता है। तो किस कक्षा में होगा, जो इसकी शेल होगी, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन चौथी शेल में होगा। सबशेल कौन सा होगा, एस सबशेल में होगा। किस सबशेल में होगा, एस सबशेल में होगा। और ऑर्बिटल देख लो, तो और इस और एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी एस ऑर्बिटल, और उस एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो इधर देखो, जब इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब दिशा घड़ी की दिशा की ओर, जब इलेक्ट्रॉन की दिशा घड़ी की दिशा की ओर हो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक। बात समझ में आई। तो इसका अगर दिशा देखें, इसकी स्पिन देखें तो कैसी है, इसकी स्पिन है क्लॉक। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति निकाल सकते हैं। अगर हम यही 2p6 में से ये कह दे कि 2 2 4 और 6 4 10, इसमें हमें कह दे कि 10वें इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताइए, पोटेशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताइए, तो कैसे बताएंगे। देखो जो 10वां इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरी शेल में होगा। कौन सी शेल में होगा, दूसरी शेल में होगा, तो शेल नंबर दूसरी। सब शेल कौन सा है, पी सब शेल है। कौन सा सब शेल है, पी सब शेल है। ऑर्बिटल कौन सा होगा, यानी पी ऑर्बिटल में होगा। तो पी में जो ऑर्बिटल होता है वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड होता है। तो पी जेड ऑर्बिटल में होगा। ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी जेड ऑर्बिटल होगा, क्योंकि अगर हम 3 बनाए तो 1 2 3 4 5 6, हम छठवें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर रहे हैं, तो पी जेड ऑर्बिटल हो गया। और इसका स्पिन देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन क्या है, इसका स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा। तो समझ में आया, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अब हम स्थिति ज्ञात करते हैं, और इस तरीके से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी चीज का हम, यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, अभी भी कोई समस्या? तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिले। ठीक है, जय हिंद।